बात सुनो रे भाई। बच्चों, या यहाँ पर इस कविता में आपको हमारे भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। हमारे भारत के इतिहास में आपको पता है कि पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा भारत। अंग्रेज लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किए हैं। तो उनसे आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से शहीदों ने, बहुत से क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने बहुत तरीके के प्रयास किए हैं। तो हमारी इस कविता में उन लोगों के प्रयासों के बारे में ही लिखा गया है। स्पेशल तरीके से इसमें 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। और 1857 की क्रांति को लगभग हम कई नामों से जानते हैं। कोई उसे सैनिक क्रांति कहता है, कोई स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई प्रथम भारतीय आंदोलन कहता है, कोई 1857 की क्रांति कहता है। तो कई नामों से जाना जाता है। लगभग इस कविता में स्पेशली हम लोग विशेष रूप से 1857 की क्रांति और हमारे भारत के जो आंदोलनकारी थे उनके बारे में ही हमको बताया गया है। तो चलिए कविता पढ़िए आप हमारे साथ। आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। जंजीरों में जकड़ी माता, भीषण दुख कुछ सहा न जाता। जन जन बिलख बिलख पछताता, रूठ गया था भाग्य विधाता। बुझी राख की चिंगारी, किसने फिर से सुलगाई। आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। अब इस पैरा में कहा गया है कि आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, कि हे भाई बंधुओं। यहाँ पे इस कविता की लेखिका हैं डॉक्टर मधुपंत, और उन्होंने वो कह रही हैं इस कविता में कि आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। हे भाई बंधुओं, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो, मैं सुनाती हूँ। जंजीरों में जकड़ी माता, हमारी भारत माता जो अंग्रेज़ों के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। भीषण दुख कुछ सहा न जाता, और उनके इस जकड़न से जो भीषण दुख था, हमारा हमारा भारतवर्ष जिस जंजीरों में जकड़ा हुआ था वो दुख सहने लायक नहीं था। जन जन बिलख बिलख पछताता, भारतवासी, यहाँ के लोग, जन जन लोग लोग यहाँ पर बिलख बिलख पछताते थे, अफसोस करते थे कि कैसे वह अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। रूठ गया था भाग्य विधाता, और भारत का जो भाग्य विधाता था, या मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो भगवान था, भारत का भगवान था, जो ईश्वर था, जो इसका भाग्य लिखने वाला था, वो रूठ गया था। बुझी राख की चिंगारी, किसने फिर सुलगाई। और ऐसे में बुझी राख की चिंगारी मतलब सब हिम्मत हार चुके थे। अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के प्रयास में सब हिम्मत हार चुके थे। तो कैसे फिर इस आज़ादी की आग को किसने सुलगाया है, फिर से किसने जगाया है। आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। बर्बरता का फैला दामन, अट्ठाहास करता था रावण। सन 1857 आया ले आशा का दामन। मधुपंत जी आगे बोल रही हैं कि बर्बरता का फैला था दामन, अंग्रेज़ों की बर्बरता का दामन मतलब अंग्रेज़ों का जो एकदम जो क्रूरता की प्रवृत्ति थी वो हर जगह चारों तरफ दिखाई देता था। दामन मतलब आंचल फैला देना, मतलब चारों तरफ दिखाई देता था कि वह यहाँ के लोगों पर, यहाँ की जनता पर कितना अत्याचार करते थे। अट्ठाहास करता था रावण। आप इस समय टीवी पर रामायण तो देख ही रहे होंगे, और उसमें रावण की हंसी भी आपने सुनी होगी। किस तरह उसकी हंसी होती, हा 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 हा। तो अट्ठाहास मतलब होता है ठहाके मारकर हंसना, मतलब बुरी तरीके से किसी चीज़ पर हंसना और उसका उसके विलासिता का आनंद लेना। तो उस समय अंग्रेज़ों का एक तरह से भारत पर रावण राज्य हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर मधुपंत जी उसी का चित्रण कर रही हैं कि अट्ठाहास करता था रावण। सन 1857 की वह समय कौन सा था, कि सन 1857 का समय था जब आशा का दामन ले आया ले आशा का दामन, कि वह समय 1857 का था जब हमारे अंदर कुछ उम्मीद जगी, कुछ आशा की किरण जगी। मंगल कैसे गरज उठा, किसने हुंकार लगाई।
मतलब 1857 की जो क्रांति थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? वह मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे मधुपंत जी यही करें कि जहाँ पे पूरी जनता निराश होकर के आशा खो चुकी थी, हमारा भाग्य विधाता रूठ गया था, वहाँ पर कैसे मंगल ने आज गरज उठा है, मंगल पांडे कैसे गरज उठा है और उसने कैसे हुंकार लगाई है कि नहीं, मैं कारतूस नहीं चलाऊंगा, मैं चर्बी से बने हुए कारतूस को नहीं चलाऊंगा। और आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। मंगल पांडे के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि उसने चर्बी से बने हुए कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। वह अंग्रेजी फौज में एक सैनिक था और उसको जब कारतूस चलाने को कहा गया तो उसने उसे जब पता चला कि ये कारतूस चर्बी से बने हुए हैं, गाय और सूअर की चर्बी से, तो उसने कारतूस चलाने से मना कर दिया। सुलग पड़ी, आगे देखिए, सुलग पड़ी अपनी झांसी, एक हुए सब भारतवासी, उत्तर दक्षिण मथुरा काशी, भय से दहल उठा हरवासी। आगे मधुपंत जी कह रही हैं कि ऐसे में हमारे भारत की स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते होंगे। जब उनकी शादी हुई झांसी में तो अभी उनका एक भी पुत्र नहीं था, तभी उनके जो राजा थे वहाँ के वो चल बसे और ऐसे में डलहौजी ने झांसी में अपना आधिपत्य हड़प नीति के रूप में आधिपत्य जमाना चाहा और उसको हड़पना चाहा। तो झांसी की रानी चुप न बैठी, ये नहीं कि मतलब वो औरत हैं, एक स्त्री हैं, नारी हैं तो कुछ भी होने दें। नहीं, उन्होंने किसी को देखा नहीं और स्वयं निकल पड़ी अंग्रेजों से युद्ध करने। और उन्हीं के बारे में यहाँ पे कह रही हैं मधुपंत जी, सुलग पड़ी अपनी झांसी, झांसी की रानी भी सुलग पड़ी, जल उठी, एक हुए सब भारतवासी। 1857 की क्रांति में पूरे भारतवासी धीरे धीरे एक हो गए। उत्तर दक्षिण मथुरा काशी, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर के पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मथुरा और काशी, मतलब हर जगह से लेकर चारों ओर 1857 की क्रांति फैल गई। और भय से दहल उठा हरवासी, और उसके भय से हर वासी, भारत का हर अंग्रेज दहल उठा। पहन बसंती चोला किसने फांसी गले लगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। और उस क्रांति में भगत गुरु, सुखदेव, राजगुरु, वो लोग भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी काकोरी में काकोरी मतलब हत्याकांड में वो भी शामिल हुए। फिलहाल हत्याकांड नहीं था, वो एक ट्रेन को और खजाने को लूटने गए थे, लेकिन हत्या होने के कारण उसको हत्याकांड कहा जाता है, या काकोरी कांड कहा जाता है, हत्याकांड नहीं, काकोरी कांड कहा जाता है। तो उनको जो है कि अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जब वो फांसी को गले लगाने गए तो बसंती चोला उन्होंने पहन रखा था, गर्व से उन्होंने फांसी को अपने गले लगाया। तो यहाँ पर उनको ही संबोधित करते हुए मधुपंत जी कह रही हैं, पहन बसंती चोला किसने फांसी गले लगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। आगे बढ़ते हैं। वंदे माँ कहकर, वंदे माँ कहकर, रोड़ों को कोड़ों को सहकर, देश प्रेम की रौ में बहकर, एक सूत्र में मिलकर रहकर, नई क्रांति के दावानल की किसने अलख जगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। मतलब कि उस समय जो क्रांतिकारी थे वो जब आगे बढ़ते थे तो अपने को एक साथ करने के लिए वो वंदे माँ अपनी माता को, अपनी एकता को वो संबोधित करते हुए कहते थे वंदे माँ करते हुए और आगे बढ़ते थे। रोड़ों को, अपने राह में आने वाले कितनी भी बाधाएं, रोड़ों मतलब पत्थर कंकड़, उनको पार करते हुए, कोड़ों को सहकर मतलब अंग्रेजों द्वारा मारे जाने वाले कोड़ों को भी सह करके वो आज़ादी को पाने के लिए पीछे नहीं हटे, वो हमेशा डटे रहे, देश प्रेम की रौ में बहकर। मतलब इतना कहते हुए और इन चीज़ों को सहते हुए भी वो देश प्रेम से कभी पीछे नहीं हटे, उसके धारा में बहते रहे और एक सूत्र में मिलकर, एक साथ मिलकर वो नई क्रांति की आग की अलख जगाई, नई क्रांति की ज्योति जगाई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वंदे माँ कहते हुए अपने राह में पड़े हुए कठिनाई को सहते हुए, कोड़ों को सहते हुए
हमारे भारत के आंदोलनकारी, हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो एक सूत्र में मिलकर रहते हुए नई क्रांति की अलग जगाए, नई क्रांति की ज्योति जलाई। नई क्रांति की दावानल की, दावानल मीन्स होता है वन में लगने वाली आग, मतलब एक ऐसी आग जो एक जगह लगती है और वो पूरे वन को खाक कर देती है, पूरे वन को जला डालती है। तो ये क्रांति भी ऐसी थी कि एक छोटे से जगह से उठी थी और पूरे भारत को उसमें पूरा भारत में वो क्रांति फैल गया था, जिसको शांत करना लगभग असंभव सा हो गया था। कोटि कोटि मन साथ संग बढ़े, कोटि कोटि तन साथ संग चल पड़े। कोटि कोटि मन साथ संग बढ़े, कोटि कोटि तन साथ चल पड़े। कोटि कोटि प्रण साथ मिल जुड़े, कोटि कोटि जन साथ जुड़ लड़े। बिना लहू की बूंद बहाए किसने लड़ी लड़ाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। आगे मधुपंत जी कह रही हैं, कोटि कोटि, कोटि कोटि मतलब होता है करोड़ों करोड़ों, मतलब भारत की जनसंख्या को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि करोड़ों करोड़ों मन साथ संग बढ़ने लगे। 1857 में करोड़ों मन साथ संग बढ़ने लगे, करोड़ों शरीर साथ में चल पड़े, करोड़ों लोगों की प्रेरणा प्रतिज्ञा साथ में एक साथ जुड़ गई और करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ जुड़कर इस आज़ादी की लड़ाई में खड़े हो गए, लड़े। और ऐसे में बिना लहू की बूंद बहाए, मतलब वह कौन व्यक्ति था, किसने लड़ी लड़ाई, वह कौन व्यक्ति था जो बिना लहू की बूंद बहाए इस लड़ाई को लड़ा। आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। तो बिना लहू की बूंद लड़ाई कौन लड़ा? हमारे महात्मा गांधी लड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा की। तो उन्होंने वो इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ पर आए थे और अंग्रेज़ों से बहुत ही भली भांति समझौता करते हुए और आगे बढ़ते थे। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने भी आंदोलन का रुख अपनाया, किंतु उनका आंदोलन लहू की बिना बूंद बहाए कार्य करता था। उन्होंने जो आंदोलन किया उसमें किसी को मतलब क्षति नहीं पहुंचाई। तो यहाँ पे उनको ही याद करके हुए कह रही हैं। तो इस तरह 1857 की क्रांति हमारे इतिहास में एक न भुलाई जाने वाली घटना है, जिसके कुछ समय बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ। लेकिन उन शहीदों का बलिदान कभी निरर्थक नहीं गया, हमें आज़ादी मिली। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। तो चलिए यहाँ पर हम मधुपंत जी के भी बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारी इस कविता की लेखिका है मधुपंत जी, वो हिंदी से पीजी की हुई हैं और शिक्षा प्राप्त करके वो राष्ट्रीय बाल भवन में निदेशक पद पर काम करती थी और उन्होंने कई योजनाओं को चलाया। पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय युवा पर्यावरण योजना, अक्कड़ बक्कड़, सुलक्ष्य जैसी पत्रिकाओं को प्रारंभ किया। तो बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आज आप क्या करेंगे, इस कविता को एक बार फिर हमारे साथ पढ़िए। आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, जंजीरों में जकड़ी माता, भीषण दुख को सहा न जाता। जन जन बिलख बिलख पछताता, रूठ गया था भाग्य विधाता। बुझी राख की चिंगारी किसने फिर सुलगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। बर्बरता का फैला दामन, अट्ठाहास करता था रावण। सन 1857 आया ले आशा का दामन। मंगल कैसे गरज उठा, किसने हुंकार लगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। सुलग पड़ी थी अपनी झांसी, एक हुए सब भारतवासी। उत्तर दक्षिण मथुरा काशी, भय से दहल उठा हरवासी। पहन बसंती चोला किसने फांसी गले लगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। वंदे माँ कहकर रोड़ों को कोड़ों को सहकर, देश प्रेम की रौ में बहकर, एक सूत्र में मिलकर रहकर, नई क्रांति के दावानल की किसने अलख जगाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। कोटि कोटि मन साथ संग बढ़े, कोटि कोटि तन साथ चल पड़े। कोटि कोटि प्रण साथ मिल जुड़े, कोटि कोटि जन साथ जुड़ लड़े। बिना लहू की बूंद बहाए किसने लड़ी लड़ाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। तो बच्चों,
आप इस कविता में मंगल कैसे गरज उठा किसने हुंकार लगाई आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, यहाँ तक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कीजिए। और उसके अगले पृष्ठ पर सब नए शब्द में जितने शब्द और अर्थ दिए हुए हैं इनको आप लिखेंगे और वहाँ पे आप शब्द और अर्थ लिख करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। नाउ डू योर वर्क स्टूडेंट। थैंक यू।